तो आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस सीरीज की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से बहुत पहले की टाइमलाइन में सेट है। यह कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत से लगभग 89 ईयर्स पहले की है और हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन के फिनाले के करीब 77 ईयर्स बाद की टाइमलाइन में सेट है। तो आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस सीरीज का नाम है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स होने के बावजूद इस सीरीज का फील थोड़ा सा लाइट हार्टेड है, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड बहुत ज्यादा खून खराबा से भरा हुआ है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है सर डंकन से, जिसे हम डंक बोलेंगे। तेज बारिश हो रही है और डंक एक बूढ़े आदमी सर आर्लन को दफना रहा होता है। वो कब्र के पास खड़े होकर बोलता है, आप एक सच्चे योद्धा थे, आपने कभी मुझे बिना वजह नहीं मारा, बस उस मेडन पुल वाली बात छोड़कर। वहाँ उस बूढ़ी औरत का पाई होटल के लड़के ने खाया था, मैंने नहीं, पर अब क्या फर्क पड़ता है। डंक फिर कहता है कि वो सर आर्लन की तलवार यहाँ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उस पर जंग लग जाएगी। आखिर में वो वादा करता है कि मैं आपके घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। डंक सामने खड़े 3 घोड़ों को देखता है और सोचता है अगर वो इन तीनों को बेच दे तो कुछ दिनों तक वो राजा जैसी जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसके बाद क्या। फिर वो सोचता है कि किसी शहर की तरफ चला जाए, जैसे किंग्स लैंडिंग या लैनिस्पोर्ट। वो तलवार निकालकर खुद से कहता है कि वो एक सैनिक तो बन ही सकता है। तभी उसे याद आता है कि एशफोर्ड मीडोज नाम के एक जगह पर एक प्रतियोगिता होने वाली है। फिर वो वहाँ थोड़ा हल्का होता है। सर आर्लन की कब्र को आखिरी बार देखकर वो उनके तीनों घोड़ों को लेकर वहां से निकल जाता है। डंक घोड़ों को लेकर एक अस्तबल में पहुंचता है। वहां उसे एक छोटा लड़का मिलता है। डंक बोलता है, मुझे इन तीनों घोड़ों को साफ करवाना है, अगर अच्छे से काम किया तो एक सिक्का दूंगा। फिर वो सामने के एक होटल में जाता है। होटल काफी गंदा था, लेकिन वहां की औरत बोलती है जहां मन करे बैठ जाओ। वो उसे पानी देती है। डंक उससे पूछता है यहाँ से एशफोर्ड कितनी दूर है। औरत जवाब देती है 1 दिन का रास्ता है। मेरे लड़के ने तुम्हारे घोड़ों का काम किया या वो भाग गया। डंक कहता है हाँ कर रहा है। औरत बोलती है कि आधा शहर प्रतियोगिता के लिए जा रहा है। वो पूछती है तुम भी वहीं जा रहे हो क्या। तभी एक आदमी जो नशे में धुत होता है डंक को घूरने लगता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें सपने में देखा था। फिर वो चाकू निकालकर बोलता है मुझसे दूर ही रहना। वो अपने खाने के लिए पैसे देता है। सिक्के पर ड्रैगन बना था, मतलब कि वो टारगेरियन है। खैर किसी तरह वो आदमी उठकर वहां से चला जाता है। औरत वो सिक्का रख लेती और डंक से बोलती है उस आदमी पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा खाना ला रही हूँ। होटल से निकलने के बाद डंक उस छोटे लड़के को घोड़ों के साथ खेलते हुए देखता है। डंक डांट कर बोलता है कि ये युद्ध का घोड़ा है, कोई खिलौना नहीं। लड़का बोलता है मैं भी घुड़सवारी कर सकता हूँ। डंक हंसकर बोलता है तू बहुत बकवास करता है, मैं एक योद्धा हूँ। लड़का तुरंत जवाब देता है लेकिन आप योद्धा जैसे तो लगते नहीं हो, आपने तो रस्सी का पट्टा पहना है। क्या आप प्रतियोगिता में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। डंक हंसते हुए पूछता है और तुम्हारी माँ तुम्हें जाने देगी? लड़का चुप होकर बोलता है वो क्या बोलेगी, वो तो मर चुकी है। तब डंक समझ आता है कि होटल वाली औरत उसकी माँ नहीं है। डंक पूछता है तुम्हारे पिता? लड़का कहता है हाँ वो भी नहीं रहे। और आप? डंक थोड़ा रुककर बोलता है पहले थे, फिर सर आर्लन ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे हथियार चलाना, घुड़सवारी सब सिखाया। उन्होंने मुझे अपना स्क्वायर बनाया, मतलब शागिर्द। लड़का तुरंत बोलता है अगर आप मुझे एशफोर्ड ले चलेंगे तो मैं भी आपका शागिर्द बन जाऊंगा। जो भी आपको आता है मुझे सिखाइए। एक योद्धा को शागिर्द की जरूरत होती है और आपको तो बहुत जरूरत है। डंक उसे घूर कर बोलता है तुम्हें एक थप्पड़ की जरूरत है, अब चुपचाप बोरी में ओट्स भरो, मैं तुरंत एशफोर्ड के लिए निकलूंगा, और वो भी अकेला। लड़का चुपचाप काम करने लगता है। फिर डंक उसे समझाता है मेरे साथ काम करने का ख्याल छोड़ दो। जाते जाते डंक उसके लिए एक सिक्का फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह डंक एशफोर्ड पहुंच जाता है। वहां प्रतियोगिता की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। पूरा शहर अपने अपने काम में लगा हुआ है। डंक बाहर खड़े एक सैनिक से बोलता है मुझे प्रतियोगिता के मास्टर से मिलना है। वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है। वहां प्लमर बैठा था जो खेल का मास्टर है। प्लमर डंक को देखकर पूछता है क्या तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा नाम क्या है? डंक जवाब देता है सर डंक, मैं पहले सर आर्लन का शागिर्द हुआ करता था। मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी तलवार देकर मुझे योद्धा बनाया। तलवार पर उनका निशान आप देख सकते हैं। प्लमर कहता है निशान तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी सर आर्लन का नाम नहीं सुना। डंक कहता है वो मुझे अपनी तरह योद्धा बनाना चाहते थे। फ्लैशबैक में छोटा डंक सर आर्लन से पूछता है क्या मैं आपकी तरह योद्धा बन पाऊंगा?
सर आर्लन कुछ नहीं बोलते। डंक आगे कहता है, उन्होंने मुझे शपथ दिलवाई थी। प्लमर कहता है, एक योद्धा दूसरे योद्धा को शपथ दिलवा तो सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? डंक कहता है, पेड़ पर बैठा हुआ एक पक्षी। प्लमर गुस्सा होकर बोलता है, मगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। फिर अचानक मुस्कुरा कर बोलता है, छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन सोचो, क्या तुम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? क्या तुम राजघराने के लोगों के सामने टिक पाओगे? डंक मायूस होकर वहां से जाने लगता है। प्लमर पूछता है, तुम्हारे सर आर्लन को कोई जानता तो होगा? डंक बोलता है, यहाँ आते समय मैंने हाउस डैंडोरियन का झंडा देखा था। प्लमर कहता है, हाँ, उस घराने में सर मैनफ्रेड आए हैं। प्लमर कहता है, हाँ, उस घराने से सर मैनफ्रेड आए हैं। डंक बोलता है, सर आर्लन ने कुछ साल पहले उनकी सेवा की थी, मैनफ्रेड उन्हें जरूर जानते होंगे। प्लमर कहता है, ठीक है, कल प्रतियोगिता शुरू होने से उन्हें यहाँ लाकर गवाही दिला देना, फिर अपने शागिर्द को यहीं छोड़ जाना। डंक खुश होकर जाने लगता है। तभी प्लमर उसे रोककर बोलता है, तुम्हें पता है ना, जो प्रतियोगिता हारता है उसे अपना हथियार, कवच और घोड़ा जीतने वाले को देना पड़ता है, बाद में पैसे देकर ही वापस मिलते हैं। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? डंक बोलता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते ही वो छोटे दरवाजे से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। इसके बाद डंक सर मैनफ्रेड से मिलने जाते हैं। एक लड़की बियोनी कहती है, वो अभी सो रहे हैं, अगर चांदी का सिक्का दोगे तो उन्हें जगा दूंगी। डंक कहता है, मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं है। बियोनी हंसकर बोलती है, तो फिर कैसे योद्धा हो तुम? दूसरी लड़की रेड बोलती है, ये बंजारा योद्धा है, इसका कोई घर बार नहीं है। बियोनी मजाक में कहती है, अरे बेचारा, सर मैनफ्रेड तो इसकी बीवी भी छीन लेंगे। डंक बोलता है, मेरी कोई बीवी नहीं है। दोनों लड़कियां हंसकर बोलती है, यहाँ तो ज्यादातर दुखी पति ही आते हैं। डंक पूछता है, ये बताओ वो कब तक जागेंगे? रेड कहती है, शाम को एक बार आकर देख लेना। डंक वहां से निकलकर सोचने लगता है, उस लड़के ने मुझे बंजारा क्यों कहा? मैं असली योद्धा हूँ, अगर गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या गरीब असली योद्धा नहीं हो सकते? असली और सच्चा योद्धा तो वही होता है जो मेहनत से बना हो। वो अपने घोड़े से बात करते हुए बोलता है, हम ये प्रतियोगिता जरूर जीतेंगे। तभी सामने सर स्टेफन फॉसोवे अपने शागिर्द रेमोन को बुरी तरह पीट रहा होता है। स्टेफन डंक से पूछता है, ऐसे क्या देख रहा है? मेरा नाम सर स्टेफन फॉसोवे है, मुझसे लड़ो, ये मेरा भाई है लेकिन अभी तक तैयार नहीं है। रेमोन डंक से बोलता है, इसे लड़कर इसका घमंड तोड़ दो। डंक मना कर देता है और बोलता है, मुझे जरूरी काम है। स्टेफन हंसकर बोलता है, रहने को घर नहीं है और चला है योद्धा बनने। वहां से निकलकर डंक को एक पेड़ के पास रहने की जगह मिलती है। उसके बाद वो नदी में नहाने चला जाता है और अपने कपड़े भी धोता है, जिनसे बहुत बदबू आ रही थी। शाम होते ही वो फिर से सर मैनफ्रेड से मिलने जाता है, लेकिन रेड बताती है वो अभी भी सो रहे हैं, उनके पैर में दर्द है, कई सालों से परेशान है। डंक उसके पीछे पीछे कैंप के अंदर चला जाता है। वहाँ एक लड़की मरने का नाटक कर रही थी। सब लड़कियां डंक पर हंसती है और ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। बियोनी और रेड दोनों बोलती है, हमारा मजाक उड़ाने का इरादा नहीं था। हर प्रतियोगिता में तुम्हारे जैसे नौजवान आते हैं जो खुद को योद्धा समझते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते। डंक बोलता है, शायद मैं उन सबसे अलग हूँ। रेड हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तो फिर अपना ख्याल रखना, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। वहां से निकलकर डंक एक पपेट शो में चला जाता है। स्टेज पर वो एक लड़की टेंसिल को देखता है। शो खत्म होने के बाद डंक को रेमोन मिलता है। वो डंक को आधा इंसान आधा दानव कहकर बुलाता है और बोलता है कि मुझे आपको लड़ने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था, वरना स्टेफन आपके हाथ पैर तोड़ देता। डंक पूछता है, क्या तुम भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हो? रेमोन कहता है, स्टेफन हिस्सा लेंगे, मैं नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ एक शागिर्द हूँ। डंक बोलता है, शागिर्द के हिसाब से अच्छा लड़ लेते हो। ये सुनकर रेमोन खुश हो जाता है और पूछता है, वैसे आप किसकी ढाल तोड़ने वाले हैं? डंक बोलता है, मैं सोच कर नहीं आया, मेरे लिए हिस्सा लेना बहुत ही जरूरी है। रेमोन पूछता है, आपको भूख लगी है? तो आइए। वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे। वो तंबू असल में लायोनेल बराथियन का होता है। लायोनेल सबको बोलने लगता है कि 4000 साल पहले हमारे पूर्वज उस बड़े मैदान में इकट्ठा हुए थे, एक दूसरे का खून बहाने और थोड़ा मौज मस्ती करने। कहा जाता है वही इस देश का पहला भाला युद्ध था। फिर कुछ पल के लिए वो अपनी कहानी भूल जाता है और पूछता है, ऐसा युद्ध कोई इंसान नहीं बना सकता? फिर हंसकर बोलता है कि ये रहे 100 सोने के सिक्के उसके लिए जो भाले से मेरी ढाल गिरा दे। वो सबको अपनी तरफ से खाना खिलाता है। डंक भी जमकर गोश्त खाने लगता है। लायनेल डंक को बुलाकर पूछता है, क्या कभी चेहरे पर मुक्के खाए हो? अक्सर जो लोग लंबे होते हैं वो चेहरे पर ही मुक्के खाते हैं। डंक बोलता है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपने कहा है तो सही होगा। लायनेल पूछता है, तुम इसलिए झुक कर रहते हो ताकि कोई घूसा ना मार सके? डंक बोलता है, मैं नहीं झुकता। लायनेल हंसकर बोलता है, तो फिर दुल्हन की तरह छुप छुप के क्यों घूम रहे हो?
हो? डंक कहता है जहाँ मैं पला बड़ा वहाँ ऐसे ही रहना सिखाया जाता है। लायनल बोलता है भगवान ने तुम्हें इतना लंबा बनाया है तो अकड़ कर चला करो वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। फिर पूछता है मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? डंक बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लायनल हंसकर बोलता है लोग मेरे पास या तो मदद मांगने आते हैं या फिर मेरा सिर काटने। क्या तुम मेरा सिर काटने आए हो? डंक बोलता है बिल्कुल नहीं। लायनल पूछता है तो फिर यहाँ तुम कर क्या रहे हो? डंक सीधा जवाब देता है मैं तो सिर्फ खाने आया था। सब हैरान होकर उसे देखते हैं। फिर लायनल जोर से हंसने लगता है। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? डंक कहता है सर डनकन। लायनल के कहने पर डंक वहां नाचने लगता है। लायनल भी उसके साथ नाचता है। फिर वो उसके पैर पर चढ़ने लगता है। फिर दोनों बेफिक्र होकर नाचते हैं। फिर लायनल डंक को अपनी कहानियां सुनाने लगता है। डंक भी बताता है कि उसके लिए ये प्रतियोगिता जीतना कितना जरूरी है। अगर वो हार गया तो उसके पास अपने घोड़े वापस लेने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। लायनल हंसकर बोलता है बिना घोड़े के योद्धा नहीं होते। तभी डंक की नजर सर मैनफ्रेड पर पड़ती है। वो तुरंत उनके पीछे जाता है और सर आर्लन के बारे में बताने लगता है। लेकिन मैनफ्रेड मस्ती के मूड में होते हैं। वो साफ कह देते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ। डंक कहता है अगर किसी ने मेरी सिफारिश नहीं की तो मैं कल हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। मैनफ्रेड उसे कहता है तो उससे मुझे क्या, और वहां से चला जाता है। मायूस होकर डंक अपने ठिकाने पर लौटता है। वो देखता है कि वही गंजा सा छोटा लड़का बैठा है और मछली पका रहा है। डंक चिल्लाता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ आया कैसे? लड़का कहता है मैं एक बैलगाड़ी में बैठकर आया, आप मुझे भगा नहीं सकते, मैं वापस नहीं जाऊंगा। डंक गुस्से में बोलता है मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, मैं तुझे वापस छोड़ने जाऊंगा। लड़का कहता है तो फिर आप प्रतियोगिता मिस कर देंगे। वो आगे कहता है मैंने आपके लिए घोड़ों को साफ किया, आग जलाई, मछली पकाई, तंबू भी लगा देता लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं। डंक कहता है ये पेड़ ही मेरा तंबू है। लड़का पूछता है बारिश हुई तो? डंक कहता है पेड़ मुझे बचाएगा। लड़का बोलता है पानी तो फिर भी गिरेगा। वो पूछता है आपका नाम क्या है? डंक कहता है मेरा नाम डंक है। लड़का बोलता है ये तो कोई नाम नहीं हुआ, आपका पूरा नाम डनकन है क्या? डंक कहता है हाँ सर डनकन द टॉल। लड़का हंसकर बोलता है ये नाम तो कभी नहीं सुना, अच्छे योद्धाओं के सारे नाम सुने हैं मैंने, आपका नहीं। मेरा नाम एग है। डंक कहता है ठीक है एग, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे अपना शागिर्द बना लूंगा, आगे की बात बाद में देखेंगे, मेरे पास देने को कुछ है नहीं। अच्छा काम करेगा तो नए कपड़े और खाना मिलेगा, और जब तक मुझे मजबूर नहीं करेगा मैं तुझे मारूंगा नहीं। एग तुरंत कहता है मुझे मंजूर है। दोनों खुले आसमान के नीचे सोने लगते हैं। एग कहता है बाकी योद्धा अपने तंबुओं के नीचे सो रहे होंगे और तारों की जगह मखमली चादर देख रहे होंगे। डंक कहता है अब सो भी जा। तभी एक टूटता तारा गिरता है। डंक मनी मन सोचता है शायद हमारी किस्मत चमकने वाली है। एग हल्का सा मुस्कुराता है और फिर सो जाता है। डंक सर आर्लन के बारे में बताता है। वो कहता है कि सर आर्लन बाकी लोगों से अलग थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे लेकिन उनका कोई दुश्मन नहीं था। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि मरते वक्त भी नहीं। वो चाहते थे कि लोगों का उनसे भला हो, इसी वजह से वो कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए। उनके पास न जमीन थी, न घर, न परिवार। डंक बताता है कि दोनों किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक योद्धा होने के बावजूद सर आर्लन को कभी खास तारीफ नहीं हुई। डंक सबको यही कहानी सुना रहा था ताकि कोई उसकी सिफारिश कर दे, मगर कोई भी सर आर्लन को पहचानने वाला नहीं मिलता। एग पूछता है क्या वो अच्छे योद्धा नहीं थे? डंक बोलता है वो बहुत महान योद्धा थे। एग फिर पूछता है अगर वो इतने महान थे तो फिर उन्हें कोई याद क्यों नहीं करता? डंक थोड़ा चुप होकर बोलता है अगर तुझे यहाँ से जाना है तो जा सकता है, लेकिन एग बोलता है मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसे वक्त पर तो बिल्कुल भी नहीं जब कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा। वो आगे कहता है वैसे आपको इजाजत की जरूरत ही क्यों है, जाकर टायरल को चुनौती दीजिए, उसकी ढाल गिरा दीजिए। वैसे भी क्या आप इन शाही गुलामों को खुद से बेहतर समझते हैं? डंक बोलता है क्योंकि वो सच में बेहतर है और तू बहुत ज्यादा मुंहफट है। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो होगा जो सर आर्लन को याद करता होगा। तभी वहां भगदड़ मच जाती है क्योंकि टारगेरियंस आ रहे होते हैं। एग ये देखकर बोलता है मुझे आपके ठिकाने पर लौटना चाहिए, देखना चाहिए तंबू ठीक है या नहीं। डंक बोलता है आखिर में यही मिलना, और चोरी मत करना वरना तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। एग हंसकर बोलता है आपके पास तो कुत्ते भी नहीं है, और वहां से चला जाता है। ड्रैगन स्टोन के राजकुमार बिल और टारगेरियन पहुंच चुके थे जो आयरन थ्रोन के अगले उत्तराधिकारी थे। डंक उन्हें देखते ही रह जाता है जैसे उनसे कुछ बात करना चाहता हो। फिर प्रिंस एरियन आता है और डंक से बोलता है मेरे घोड़े को ले जाओ। डंक बोलता है मैं अस्तबल में काम नहीं करता, असल में मैं एक योद्धा हूँ। उसकी हालत देखकर एरियन हंसता है योद्धा के इतने बुरे दिन आ गए। तभी प्रिंस का घोड़ा एक आदमी पर हमला कर देता है। डंक तुरंत उसे संभाल कर अंदर ले आता है। डस्केंडेल से दो योद्धा आए होते हैं। वो डंक से बात करते हैं, उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं क्या यहाँ शौच जाने की कोई जगह है। डंक
डंक बोलता है शायद नहीं। वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लगते। डंक कहता है मैं किसी राजघराने से नहीं हूँ। उनमें से एक योद्धा बोलता है कि उसकी हालत भी पहले ऐसी ही थी जब उसके पिता एक मछुआरे थे। डंक पूछता है एक मछुआरे का बेटा किंग्सगार्ड का योद्धा कैसे बना, तो वो हंसकर बोलता है वैसे ही जैसे हम मछुआरे बने थे। इसके बाद डंक कुछ सैनिकों का पीछा करते हुए महल के अंदर चला जाता है। वहां वो सुन लेता है कि मेक और टारगेरियन के बेटे डेरॉन और एगॉन गायब हैं। तभी पीछे से लॉर्ड एशफोर्ड की बेटी आती और बोलती है शायद वो दोनों मर गए और इससे भी छोटी बातों पर युद्ध पहले हो चुके हैं। फिर वो डंक से कहती है कि तुम लंबे हो लेकिन अकल के छोटे हो। फिर वो उसे डराकर चली जाती है। बेलोर कहता है प्रतियोगिता से पहले दोनों मिल जाएंगे, लेकिन मेकर गुस्से में होता है। वो जानता है कि उसके दोनों बेटे नालायक हैं। तभी वो देखता है कि डंक उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। डंक कहता है आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। सर आर्लन ने कई लोगों की सेवा की है लेकिन आज कोई उन्हें याद करने को तैयार ही नहीं। वो कहता है मेरे पास उनकी तलवार है और उस पर उनका निशान भी है। सैमुअल कहता है सिर्फ तलवार होने से कोई योद्धा नहीं बनता। तभी बेल और टारगेरियन को सर आर्लन याद आते हैं। वो कहता है मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई प्रतियोगिता जीती भी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी शर्मनाक काम नहीं किया। फिर बेल और पुरानी बात याद करता है। कई साल पहले एक ऐसी ही प्रतियोगिता में मेरी और आर्लन की लड़ाई हुई थी। हमने एक दूसरे की 4 तलवारें तोड़ी थी। आखिर में सर आर्लन हार गए। डंक तुरंत कहता है 7 तलवारें। बेलर कहता है मुझे जितना याद है 4 तलवारें। डंक घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है जरूर 4 ही होंगे। सर आर्लन बूढ़े हो गए थे, उन्हें कोई चीज याद नहीं रहती थी। शायद उन्होंने गलती से गलत बोल दिया होगा। बेलर पूछता है तो तुम यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं ले सकता। डंक प्लमर की तरफ देखता है लेकिन वो चुप रहता है। मेकर गुस्से में बोलता है अब दफा हो जाओ। जाते जाते डंक कहता है आपके बेटे जहाँ होंगे सही सलामत होंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। जाने से पहले बेलर पूछता है सर आर्लन तुम्हारे सगे तो नहीं थे? डंक बोलता है नहीं, वो मेरे अपने नहीं थे। बेलर कहता है तो कानून के मुताबिक सिर्फ सगा रिश्तेदारी किसी योद्धा का हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तुमने अपना नया हथियार लाना होगा और अपनी खुद की मोहर भी। डंक वहां से चला जाता है और फिर से पपेट शो देखने लगता है। आखिर में डंक और टेंसिल एक दूसरे को देखते हैं। डंक उससे मिलने जाता है, उसे एक सिक्का देता है और उसके हुनर की तारीफ करता है। एग भी कहता है काफी मजा आया, वैसे आपने वो आग वाला खेल कैसे किया? टेंसिल उसे एक छोटा सा ट्रिक दिखाती है। एग पूछता है इतनी बड़ी कठपुतली मैंने कभी नहीं देखी। टेंसिल कहती है ये मेरे अंकल ने बनाई है लेकिन इसे पेंट मैंने किया। डंक पूछता है क्या तुम मेरे लिए भी पेंट कर सकती हो? वो अपनी ढाल उसे देता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कला इस पर दिखाओ। टेंसिल पूछती है तो इस पर क्या बनाऊं? डंक के पास कोई जवाब नहीं होता, वो सोचता ही रहता है। एग बात संभालते हुए कहता है इस पर एक बड़ा सा पेड़ बना दो। डंक जल्दी से जोड़ता है और एक टूटता हुआ तारा भी। घबरा कर डंक कुछ भी बोलता रहता है और जाने लगता है। एग उसे रोककर बोलता है अरे ढाल तो दे दो। इसके बाद डंक और एग टेंसिल के बारे में बात करते हैं। एग बोलता है आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। डंक खुश होकर पूछता है क्या इसका मतलब मेरा कोई चांस है? फिर एग अपने मास्टर से पूछता है आपको क्या लगता है मैं योद्धा बन सकता हूँ? डंक कहता है बिल्कुल। एग बोलता है लेकिन मैं तो बहुत कमजोर दिखता हूँ। डंक हंसकर बोलता है मुझे भी लोग बेवकूफ बोलते हैं। तभी लायनेल डंक को अपने साथ टग ऑफ वार खेलने बुलाता है। आखिर में लायनेल और डंक वाली टीम जीत जाती है जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। शाम होते ही डंक लोहार स्टीली के पास जाता है और कहता है कल सुबह होते ही मुझे एक कवच चाहिए। स्टीली डंक को देखकर बोलता है लंबे चौड़े हो, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी कवच बनाया है मैंने पहले से बने हुए कुछ हैं, उन्हें देख लो। वो उसे एक हेलमेट देता है और बोलता है इसके 800 सिक्के लगेंगे। डंक चौंक जाता है और बोलता है मुझे लगा नए हेलमेट की जगह मैं अपना पुराना कवच बदल लूंगा। डंक खाली हाथ जाने लगता है तो लोहार बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारी चीज सही हुई तो मैं ले लूंगा। डंक बोलता है मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। लोहार कहता है ठीक है, मैं सिर्फ 1 दिन इंतजार कर सकता हूँ, बाकी के सिक्के अपने शागिर्द के हाथ भेज देना। डंक मजबूरी में अपना घोड़ा बेच देता है लेकिन जाते जाते वो घोड़े से वादा करता है कि अगर मैं कल जीत गया तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अस्तबल वालों से उसे ढेर सारे सिक्के मिलते हैं। कुछ सिक्के वो वापस देकर बोलता है घोड़े को अच्छे से खिलाना पिलाना। एग से बात करते हुए डंक बोलता है अगर मैं प्रतियोगिता में 1 घंटा भी टिक गया तो शायद कोई शाही घराना मुझे अपने काम पर रख लेगा, शायद टारगेरियन ही रख ले। एग चौंकर पूछता है आपको लगता है कि ड्रैगन घराना किसी बेनाम योद्धा को काम पर रखता है? डंक कहता है मैं आज ही एक योद्धा से मिला, सर डॉनेल, जो एक मछुआरे के बेटे हैं। एग बोलता है मछुआरा है तो क्या हुआ, वो गरीब नहीं है, वेस्टरोस का आधा मछली का कारोबार उनका ही है। डंक हैरान होकर पूछता है तुझे ये सब कैसे पता? एग मुस्कुराकर बोलता है मुझे मछली बहुत पसंद है। तभी हॉर्न बजता है और प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। डंक एग को अपने कंधे पर बिठा लेता है और भीड़ के बीच खड़े होकर खेल देखने लगता है। लॉर्ड
लॉर्ड एशफोर्ड और टारगेरियंस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी मैदान में प्रिंस वालार की एंट्री होती है, जो सिंहासन के दूसरे उत्तराधिकारी हैं। डंक बोलता है, लगता है यही जीतेगा। खेल शुरू होते ही सारे योद्धा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एग नीचे उतरकर सामने जाकर खेल देखने लगता है। खेल बहुत ज्यादा वायलेंट था। डंक ने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। कैंप पर लौटने के बाद डंक एकदम शांत बैठा रहता है। वो अपने मास्टर सर आर्लन को याद करते हुए सोचता है, वो कोई महान चैंपियन नहीं थे। वो अक्सर हार जाते थे, औरतों के साथ भी अजीब व्यवहार करते थे। उन्हें समझना मुश्किल था। 60 साल तक योद्धा रहे लेकिन कभी चैंपियन नहीं बने, तो मेरी क्या औकात है। फिर वो बोलता है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे थे, हमारा खून का रिश्ता तो नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे कभी पराया नहीं समझा, और शाही परिवार के लोग तो उन्हें जानते भी नहीं। डंक गहरी सांस लेकर बोलता है, कल मैं सबको दिखाऊंगा कि एक महान योद्धा का शागिर्द क्या कर सकता है। अगली सुबह एग डंक को सोते हुए देखता है। फिर वो जल्दी उठकर घोड़ों को खाना खिलाता है। उसके बाद घोड़े को खुले मैदान में ले जाता है और उसे समझाने लगता है कि घोड़ा वो सब समझता है जो एक इंसान समझता है। वो घोड़े से कहता है कि डंक का जीतना बहुत जरूरी है, अगर वो हार गया तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। फिर एग उसे ट्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा तो बस खड़ा खड़ा पॉटी कर रहा था। थोड़ी देर बाद एग खुद घोड़े के साथ दौड़ने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, सर रॉबिन राइजलिंग। वो एग पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसका घोड़ा चुरा लिया है, मगर एग और घोड़े की दोस्ती देखकर सर रॉबिन का दिल बदल जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम्हारे बाल कहाँ गए? एग पलटकर पूछता है, आपकी आंख को क्या हुआ? तब वो बताता है कि उसने अपनी आंख कैसे खो दी थी। एग पहचान लेता है कि वो तो सर रॉबिन राइजलिंग है, 7 किंगडम्स का सबसे सनकी योद्धा। एग घोड़े को लेकर डंक के पास आता है। डंक उस समय सिलाई कर रहा था। एग ये देखकर बोलता है, लेकिन ये काम तो मेरा है, पर उसे सिलाई करना नहीं आता था, इसलिए डंक उसे सिलाई करना सिखाता है। जब वो घोड़ा थंडर की देखभाल कर रहे होते हैं तो एग बोलता है, मेरे नीचे बाल आ रहे हैं, ये अजीब तो नहीं है ना? डंक हंसकर बोलता है, तू मुझे ये सब बता रहा है, यही बहुत अजीब है। थोड़ी देर बाद एग पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। डंक उसे आवाज देता है, जाकर मेरा कवच लेकर आओ, मुझे अपना नाम दर्ज करवाना है। एग बोलता है, लेकिन आपके पास तो ढाल भी नहीं है, और वैसे भी यहाँ खानदान और नामी योद्धाओं को मौका मिलता है, आप तो दोनों में से ही नहीं हो, इसलिए आज तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद डंक बतख के अंडे लेने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टेंसल से होती है। वो उससे कहती है कि शाम तक तुम्हें तुम्हारी ढाल मिल जाएगी। एग ये देखकर डंक को टेंसल के नाम से चिढ़ाने लगता है। फिर दोनों नाश्ता करते हैं और बतख के अंडे खाते हैं। उसके बाद प्रतियोगिता देखने जाते हैं। दोनों दूर बैठकर सपने देखने लगते हैं। एग बोलता है, काश मैं कुछ दिन और यहाँ रह पाता। डंक उसकी तारीफ करता और बोलता है, तू दिल से जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। एग पूछता है कि तो क्या प्रतियोगिता के बाद मैं आपका शागिर्द बन सकता हूँ? डंक मायूस होकर बोलता है, अगर मैं पहली बार ही हार गया तो खुद ही योद्धा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर जीत गया तो रह सकते हो। तभी वहाँ प्लमर आता है। वो डंक को नदी किनारे ले जाता और पूछता है, क्या तुम लॉर्ड एशफोर्ड के छोटे बेटे सर एंड्रो के बारे में जानते हो? डंक बोलता है, हाँ, वो तो काबिल खिलाड़ी है। प्लमर कहता है, प्रतियोगिता में तुम सर एंड्रो को गिराने की कोशिश करो, वो हार मानने को तैयार हैं। ऐसा करोगे तो तुम विजेता बन जाओगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, उनका घोड़ा भी मिलेगा। तुम्हारे जैसे गरीब योद्धा के लिए ये बहुत है, तुम्हें पेड़ के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। डंक इसके लिए साफ मना कर देता है, मैं इस तरह की भीख वाली जीत नहीं लेना चाहता। प्लमर बोलता है, लेकिन जीत तो जीत होती है, कल तक सोच लो, हो सकता है कल बारिश शुरू हो जाए, फिर क्या करोगे? इसके बाद प्रतियोगिता में लॉर्ड मेकर का बेटा प्रिंस एरियन आता है। वो सर हम्फ्री को अपना विरोधी चुनता है। मुकाबले में एरियन बड़ी बेरहमी से हम्फ्री और उसके घोड़े को घायल कर देता है और घोड़े को तो मार देता है। हालांकि एरियन जीत जाता है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि खेल में जीत होनी चाहिए थी, मौत नहीं। ये सब देखकर एग को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से जाना चाहता है। डंक उसे समझाता है, शागिर्द को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, क्या पता आगे क्या हो जाए। इसके बाद दोनों लायनल के तंबू में जाकर खाते पीते हैं। वहाँ लायनल नशे में एक लड़की के बारे में गाना गा रहा था। फिर उसी लड़की के बारे में एग बात करने लगता है और सोचता है, क्या सच में कोई ऐसी लड़की थी जिसके बारे में वो गा रहा है? वहां से निकलकर डंक एग से पूछता है, तुझे अपने पिता के बारे में कुछ पता है? एग कहता है, नहीं। डंक बोलता है, मेरे पिता को तो फांसी दे दी गई थी। तभी उन्हें सामने प्लमर दिखता है। डंक उससे नजरें चुराने लगता है। तभी एक औरत मिलती है जो बोलती है, क्या मैं तुम्हारा भविष्य बताऊं? डंक बोलता है, जरूर। औरत कहती है, तुम एक दिन महान योद्धा बनोगे, लैनिस्टर से भी बड़े। फिर एग को देखकर बोलती है, और तुम राजा बनोगे और गर्म आग में जलोगे, तुम्हारी राख कीड़े मकोड़े खाएंगे और तुम्हारी मौत पर लोग जश्न मनाएंगे। ये सुनकर एग डर जाता है, लेकिन डंक हंसने लगता और बोलता है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तभी उन्हें रेमोन मिलता है जो उन्हें ड्रिंक करने के लिए बुलाता है।
एग बोलता है कि वो कठपुतली वाला शो देखने जा रहा है और बोलता है मैं आपकी ढाल लेकर आ जाऊंगा। रेमोन डंक से पूछता है तो आपने सोचा आप किससे लड़ेंगे? डंक बोलता है नहीं सोचा। रेमोन बोलता है अगर कोई खिलाड़ी घायल हो गया तो स्टेफन उसी को चुनेगा। डंक बोलता है शायद मैं सर एंड्रो को चुनूं। रेमोन बोलता है वो तो सबका चहेता है, उसे हराओगे तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर वो आज जो कुछ प्रिंस एरियन ने सर हम्फ्रे और उसके घोड़े के साथ किया उस बारे में बात करते हैं। रेमोन कहता है उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, एरियन और उसका परिवार अपने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ता, उन्होंने हमारे लोगों को भी गुलाम बनाया था। टारगेरियंस एक नंबर के सनकी होते हैं। डंक बोलता है एग मानता है कि उसने घोड़े को जानबूझकर मारा। ये सुनकर रेमोन भड़क जाता और बोलता है उसने तो बिल्कुल सही कहा, टारगेरियन होते ही ऐसे हैं, उसने जरूर जानबूझकर घोड़े को मारा होगा। उधर एग कठपुतली शो देखने गया होता है, तभी वहां एरियन पहुंच जाता है और वो नाटक में देखता है कि टेंसेल एक ड्रैगन को मरता हुआ दिखा रही थी। रेमोन बताता है कि अभी तक लॉर्ड मेकर के दोनों बेटे अपने तंबू में नहीं मिले, हो सकता है दोनों मर गए हों। तभी एग भागता हुआ आता है और चिल्लाकर बोलता है एरियन टेंसेल को मार रहा है, जल्दी चलो। डंक तुरंत वहां पहुंचता और देखता है कि एरियन टेंसेल की उंगली तोड़ देता है। गुस्से में डंक एरियन को बहुत पीटता है, लेकिन तभी गार्ड्स आकर डंक को पकड़ लेते हैं। एरियन कहता है इस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो, ये लड़की गद्दार है, अपने कहानी में ड्रैगन को मरते हुए दिखा रही थी और ड्रैगन कभी नहीं मरता, तुमने मेरा एक दांत तोड़ा है, अब हम तुम्हारे सारे दांत तोड़ेंगे। तभी एक दौड़ता हुआ आता है और बोलता है उसे छोड़ दो। डंक चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ यहाँ से भाग जा, वरना ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। एग बोलता है नहीं, ये मुझे नहीं मारेंगे, अगर मारेंगे तो इन्हें मेरे पिताजी को जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर डंक हैरान होकर पीछे देखता है, तब पता चलता है कि एग कोई और नहीं बल्कि एरियन का छोटा भाई एगोन टारगेरियन है, आयरन थ्रोन का प्रिंस, और वही लड़का जो गायब बताया जा रहा था। अब इसके बाद डंक को कैद खाने में रखा जाता है। फिर उसे मिलने एग आता है, वो डंक के लिए खाना लेकर आया था। एग बोलता है मेरे अंकल ने कहा है कि आपको धोखा देने के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, मतलब प्रिंस बेलर ने। डंक गुस्से में बोलता है तूने सब झूठ बोला, एग तेरा असली नाम है भी नहीं। एग बोलता है पर एगोन का छोटा नाम ही एग है। डंक पूछता है तूने ऐसा क्यों किया, एक गरीब योद्धा का मजाक बनाया तूने? एग मासूमियत से कहता है नहीं, मैं तो आपका शागिर्द बनना चाहता था, मेरा बड़ा भाई तो नशेबाज है और वो प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लेना चाहता। डंक चिल्लाता है और तूने अपने बाल भी कटवा लिए। एग रोते हुए बोलता है वो तो डेरॉन ने काटे थे, मुझे नहीं लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह प्रतियोगिता में जाना चाहता था, मैं तो आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। डंक बोलता है तो किसी को भी चुन सकता था, मुझे ही क्यों? एग दिल से माफी मांगता और बोलता है मेरे अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद डंक को बेलौर के सामने लाया जाता है। एग भी पास में खड़ा था। बेलौर डंक को बैठने के लिए बोलता है और एग से कहता है इसके लिए ड्रिंक बनाओ और गलती मत करना। डंक बोलता है ये कभी गलती नहीं करता, थोड़ा जिद्दी है लेकिन दिल का अच्छा है। बेलौर कहता है जब एरियन उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था तब एगोन को मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारे पास गया। एग सिर झुकाकर बोलता है काश डंक उसकी जान ले लेते हैं। बेलौर सख्ती से कहता है वो तुम्हारा बड़ा भाई है, भाइयों से प्यार किया जाता है। इसके बाद एग वहां से चला जाता है। बेलौर डंक से पूछता है तुम सारे हथियार चला लेते हो? डंक बोलता है लगभग सारे। बेलौर बताता है कि मेकर का बेटा डेरॉन दक्षिण की तरफ एक होटल में नशे की हालत में मिला, उसी ने कहा कि उसने तुम्हें एगोन को किडनैप करते देखा। डंक बोलता है वो झूठ बोल रहा है, मैं तो उस होटल में 4 दिन पहले गया था। बेलौर बोलता है तुमने राजगद्दी के वारिस पर हाथ उठाया। डंक जवाब देता है और उसने उस लड़की की उंगलियां तोड़ दी। बेलौर कहता है लेकिन तुम राजघराने के लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते, तुम एक गरीब योद्धा हो। डंक याद दिलाता है कि हर योद्धा की एक ही शपथ होती है, मासूम लोगों की रक्षा करना। बेलौर कहता है कि एरियन तुम्हें सजा दिए बिना चैन से बैठेगा नहीं और मैं ये सुनवाई रोक नहीं पाऊंगा। अगर डेरॉन ने भी कह दिया कि तुमने एगोन को किडनैप किया था तो तुम और भी बुरी तरह फंस जाओगे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कितने काबिल योद्धा हो। इसके बाद डंक मेकर और एरियन के सामने आता है और कहता है मुकाबले के नतीजे पर फैसला किया जाए, ये तो मेरा हक है। एरियन मना कर देता है लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं तुम मना नहीं कर सकते। बेलौर कहता है तुम मना कर सकते लेकिन फिर तुम्हें अपना आरोप वापस लेना होगा। एरियन कहता है तो 7 योद्धाओं की लड़ाई होगी। बाकी लोग पूछते हैं ये कैसी लड़ाई है? बेलौर बताता है ये प्राचीन समय की परंपरा है, दोनों तरफ से 7 योद्धा होंगे और आपस में लड़ेंगे। मेकर अपने बेटे से पूछता है तुम इस आदमी से अकेले क्यों नहीं लड़ सकते? 6000 साल पुरानी रिवाज के पीछे छिपने की क्या जरूरत? बेलर डंक से कहता है तुम अपने साथ लड़ने के लिए और 6 योद्धा ढूंढ लो, आमने सामने 7 योद्धा लड़ेंगे। डंक घबराकर बोलता है लेकिन मैं तो किसी को जानता ही नहीं। एरियन ताना मारकर बोलता है अगर तुम किसी को लेकर नहीं आए तो समझ लेना कि तुम ही गुनहगार हो। मेकर अपने बेटे पर काफी गुस्सा होता है और उसे वहां से ले जाता है। डंक मायूस होकर अपने घोड़े के
पास आता है। रेमॉन उसे जिंदा देखकर हैरान होता है और उसे गले लगाता है। फिर रेमॉन डंक को अपने साथ अपने भाई स्टेफन से मिलवाने ले जाता है। स्टेफन को भी पता है कि एरियन ने उस कठपुतली वाली लड़की के साथ क्या किया था। वो कहता है योद्धा लोगों की हिफाजत करता है और जब डंक इसके लिए खड़ा है तो वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा। डंक उसे धन्यवाद कहता है। स्टेफन बोलता है उम्मीद है कि और भी 5 लोग मिल जाएंगे जो अमर होने के लिए तैयार हों। वो डंक से कहता है मेरे कुछ साथी हैं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। स्टेफन के जाने के बाद डंक रेमॉन से पूछता है तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा भाई 5 और लोगों को ला पाएगा? रेमॉन कहता है पता नहीं, अच्छा होगा आप भाग जाइए। तभी वहाँ एग आ जाता है और बोलता है मैं लड़ाई में आपकी मदद करने आया हूँ। फिर वहाँ उसका पिया हुआ भाई डेरॉन भी पहुंच जाता है जिसे डंक होटल में मिला था। डंक उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसने झूठ बोला कि डंक ने एग को किडनैप किया था। डंक कहता है उसे छोड़ दीजिए। डेरॉन बोलता है कल लड़ाई में मैं जल्दी हार जाऊंगा, तुम मुझे गिरा देना, मैं अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता। एग बोलता है मैं आपके लिए और भी योद्धा ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए। डंक पूछता है और तुम अपने भाई एरियन को मरते हुए देख सकते हो? एग बताता है कि एरियन कितना बड़ा बेरहम है। वो एग को अपनी बहन बनाकर उसे शादी करना चाहता था। वो खुद को ड्रैगन समझता है, इसीलिए वो नाटक में इतना गुस्सा हो गया। तंबू से बाहर निकलकर डेरॉन फिर से डंक से बोलता है तुम मेरे सपने में आए थे। डंक बोलता है तुम पहले भी बता चुके हो। डेरॉन कहता है मेरे सपने मामूली नहीं होते, वो सच होते हैं। मैंने तुम्हें देखा और एक मरा हुआ ड्रैगन भी, वो ऊपर से तुम पर गिरा, तुम जिंदा बच गए लेकिन ड्रैगन मर गया। डंक पूछता है क्या मैंने उस ड्रैगन को मारा था? डेरॉन कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद डंक लोहार स्टीली के पास जाता है। स्टीली कहता है अगर तुम अपनी ढाल लेने आए हो तो वो लड़की इसे मेरे पास छोड़ गई है। डंक पूछता है वो लड़की कहाँ गई? स्टीली कहता है वो डॉन चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। स्टीली उसे उसकी ढाल दिखाता है। ढाल पर एक पेड़ बना था और एक टूटता तारा भी। स्टीली कहता है मैंने तुम्हारी ढाल को मजबूत बना दिया और रंग उस लड़की ने किया था। डंक इमोशनल होकर पूछता है इसके लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी? स्टीली कहता है तुम्हारे लिए सिर्फ एक सिक्का। सुबह होते ही कुछ योद्धा डंक की मदद के लिए आते हैं। लायोनेल भी आ चुका था। वो कहता है तुम्हारे शागिर्द ने मुझे बुलाया। किंग्सगार्ड को सबक सिखाने का मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब मैदान में दोनों तरफ से योद्धा तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में स्टेफन बोलता है कि वो अब डंक के तरफ से नहीं बल्कि एरियन की तरफ से लड़ेगा। ऐसा करने पर वो लॉर्ड बन जाएगा। रेमॉन अपने भाई से बोलता है लॉर्ड बनने के लिए तुमने अपना वादा तोड़ दिया। स्टेफन कहता है ये मेरे लिए फायदा का सौदा है। वो गुस्से में अपने भाई को धक्का देता है। तभी रेमॉन डंक से बोलता है मुझे योद्धा बनाइए, मैं आपके साथ लड़ूंगा। आपके पास सिर्फ 5 लोग हैं। लायनल बोलता है लड़का सही कह रहा है, इसे शपथ दिलाओ। तभी हॉर्न बजता है और डंक को मैदान में जाना पड़ता है, इसलिए लायनल रेमन को शपथ दिलाता है और वो योद्धा बन जाता है। एशफोर्ड डंक से पूछता है तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 योद्धा हैं। डंक बोलता है 6 हैं, रेमन भी हमारे साथ लड़ेगा। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करने पर हमें आपको गुनहगार मानना पड़ेगा। डंक बोलता है तो फिर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वो सभी लॉर्ड से बोलता है मुझे पता है आप में से किसी को भी सर आर्लन याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, आपके लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे योद्धा बनाया और एक योद्धा बेगुनाह की रक्षा करता है और मैंने वही किया। क्या कोई योद्धा है जो मेरा साथ देगा? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एक आदमी खड़ा होता है लेकिन वो सिर्फ पीछे से गैस छोड़ता है। इस पर सब हंसने लगते हैं और ये देखकर एग को काफी बुरा लगता है। डंक चिल्लाता है क्या यहाँ एक भी सच्चा योद्धा नहीं है? तभी सबको चौंकाते हुए बेल और टारगेरियन खुद डंक का साथ देने पहुंच जाते हैं। लोग खुशी से झूम उठते हैं। मेकर गुस्से में बेलर से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था। बेलर शांत होकर बोलता है इसने एक मासूम लड़की की हिफाजत की थी, जो काम सिर्फ एक सच्चा योद्धा कर सकता है। अब सही और गलत का फैसला ऊपर वाला ही करेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले बेलर सबको समझा देता है कि उन्हें अपने दुश्मनों को मारना पड़ेगा, इसीलिए डरना नहीं है। लेकिन डंक इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसे तो उल्टी होने लगती है। तब बेलर कहता है कि किंग्सगार्ड से वो खुद लड़ेगा क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि वो असली शाही खून को नहीं मारेंगे। इसलिए देखा जाए तो किंग्सगार्ड बेलर पर हमला नहीं करेंगे और वो बाकियों को सावधान रहने के लिए बोलता है और कहता है कि मरना नहीं है। उधर एग अभी भी अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। वो अपने नाइट को भाला देता है। जाते जाते डंक उसे बोलता है कि अगर मैं लौट कर आऊं तो यहीं रहना, और अगर चोरी की तो तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। इस बार एग ये सुनकर मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर बाद वो पल आ जाता है जिसका सबको इंतजार था और लड़ाई शुरू हो जाती है। एरियन बिना किसी रहम के सीधे डंक के शरीर पर भाला घोंप देता है। फिर वो डंक को घोड़े से नीचे गिरा देता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब डंक छोटा था तब वो एक युद्ध के मैदान में गया था। उस समय लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वहां पड़े हुए मरे सैनिकों की ढाल, हथियार और बाकी सामान वो इकट्ठा कर रहा था। तभी उन्हें
उन्हें एक सैनिक जिंदा मिलता है। डंक की दोस्त रेफ कहती है कि अगर इसे शहर ले जाए तो इसके बदले अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी वो सैनिक दम तोड़ देता है। रेफ पूछती है क्या तुम्हें कोई मंत्र आता है? जब कोई शाही खून मरता है तो उसके लिए मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि वो हमारे साथ नरक में न जाए। डंक जवाब देता है कि उसे कोई मंत्र नहीं आता। डंक थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इस तरह मरते हुए नहीं देखा था। दोनों अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप जाते हैं। फिर डंक रेफ से कहता है कि अब छिपने की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी है। जब दोनों वापस लौटते हैं तो उन्हें एक बेरहम आदमी एलिस्टर मिलता है। वो डंक से पूछता है तुम्हारे बैग में क्या है? तभी अचानक वहां भगदड़ मच जाती है और दोनों भाग जाते हैं। बाद में एलिस्टर को पता चलता है कि उसकी शराब चोरी हो गई है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है। उधर रेफ वही शराब पी रही थी। डंक उसे डांटता है कि उसे ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए। रेफ बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आदमी उनका सामान चुरा लेता। इसके बाद दोनों युद्ध के मैदान में से जो कुछ भी सामान चुरा कर लाए थे उसे बेच देते हैं और उन्हें 2 सिक्के मिलते हैं। जाते जाते वो आदमी डंक से बोलता है कि डेमन की बगावत खत्म हो चुकी है, अपना ये ब्लैक फायर वाला सामान कहीं और ले जाओ। ये सुनकर डंक वहां से चला जाता है। रेफ उम्मीद करती है कि वो यहाँ से निकल कर किसी दूसरे जगह जाएंगे और उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन डंक सोचता है कि अगर दूसरी जगह इससे भी बदतर हुई तो, और अगर हर जगह हालत ऐसे ही खराब हुई तो। फिर डंक अपनी माँ के बारे में सोचता है। वो जानता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन फिर भी उसके मन में आता है कि शायद कहीं वो जिंदा हो और फंसी हुई हो। रेफ उसे समझाती है कि यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है, अगर उसे परिवार चाहिए तो उसे ये शहर छोड़ना ही पड़ेगा। अगली सुबह दोनों शहर छोड़ने के लिए निकलते हैं। रेफ दोनों के लिए टिकट खरीदने जाती है, लेकिन जितने पैसे उनके पास होते हैं टिकट की कीमत उससे ज्यादा होती है क्योंकि आधा शहर इस जगह को छोड़कर जाना चाहता है। इस बात पर रेफ गुस्सा हो जाती और अपना गुस्सा डंक पर निकालती है, लेकिन डंक हमेशा की तरह शांत रहकर बोलता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी अचानक उन्हें फिर से एलिस्टर मिल जाता है। इस बार एलिस्टर चाकू दिखाकर उन्हें धमकाता है, बोलता है मुझे मेरी शराब वापस चाहिए। फिर वो रेफ के सारे सिक्के छीन लेता है। इतने सारे सिक्के देखकर वो उसे चोर समझता है। रेफ गुस्से में एलिस्टर को घूरती रहती है और अचानक उसका चाकू छीन लेती है। एलिस्टर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना वक्त गवाए रेफ का गला काट देता है। डंक उसे रोकने और लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं होता कि इतने में वहां पर सर आर्लन पहुंच जाते हैं और डंक को बचाने की कोशिश करते हैं। सर आर्लन अकेले ही एलिस्टर और उसके साथियों से भिड़ जाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेफ डंक की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। अब इस बेरहम दुनिया में डंक बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसकी नजर अब सर आर्लन पर होती है। रात में डंक चुपचाप उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है और चोरी चोरी सर आर्लन की तलवार और ढाल को देखने लगता है। वहां वही 3 घोड़े भी खड़े थे। इसके बाद डंक कई दिनों तक सर आर्लन के आसपास ही मंडराता रहता है। सर आर्लन की भी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं रहती क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। एक सुबह वो डंक को देख लेते हैं और उसे बोलते हैं उठो, अब जल्दी होश में आओ। अब यहीं से कहानी प्रेजेंट में आती है। डंक को होश आता है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन एरियन के सामने टिक पाना उसके लिए आसान नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डंक बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह एरियन को कमजोर कर देता है। डंक अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एग चिल्लाता है, सर उठिए। खून से लथपथ डंक फिर से हिम्मत जुटाता है और खड़ा होता है। अब वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार था। इस बार डंक एरियन पर भारी पड़ने लगता है। वो अपना मजबूत ढाल से एरियन पर जोरदार हमला करता है। आखिरकार एरियन हार मान लेता है और वो हार चुका था। इसी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है और डंक की टीम जीत जाती है, लेकिन डंक बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसे गहरी चोटें लगी होती हैं। उसके टीम के 2 लोग भी मर चुके थे। डंक की हालत देखकर बेलर खुद अपने सबसे अच्छे मेस्टर को बुलाने का फैसला करता है ताकि डंक का इलाज हो सके। डंक बेलर के सामने झुककर बोलता है, मुझे अपने लिए काम करने दीजिए। बेलर जवाब देता है, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है। तभी रेमन स्टीली जैसे ही बेलर का हेलमेट उतारते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। बेलर के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी होती है और उस चोट के वजह से बेलर वहीं दम तोड़ देता है। ये देखकर डंक फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही बेलर और उसके बाकी साथियों की जान चली गई। लायोनेल भी जिंदा बच गया था और वो डंक के साथ बड़े ओक ट्री के नीचे बैठा था। लायोनेल डंक से बोलता है, तुम्हें अब मेरे साथ आना चाहिए, हम दोनों साथ रहेंगे और मजे करेंगे। तभी मेस्टर डंक की हालत देखकर बोलता है कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर लायोनेल गुस्से में बोलता है, तुझ जैसे झोला छाप बूढ़े से कुछ नहीं होगा, चल भाग यहाँ से। फिर वो डंक से बोलता है कि तुम मेरे साथ स्टॉरमेंट्स चलो, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह रखूंगा। डंक उदास होकर बोलता है, जिसके साथ भी मैं रहता हूँ उसका यही हाल होता है। देखो उन
राज परिवार के लोगों के साथ क्या हुआ? ये सुनकर लायनल गुस्से में बोलता है, और हमने जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी उसका क्या? तुम्हें एक मौका मिला है और आगे भी युद्ध होने वाला है, तुम मेरा साथ दे सकते हो, एक बार सोच लो। उधर टारगेरियन परिवार के लोग बेलर को श्रद्धांजलि देते हैं और उसे अंतिम विदाई देते हैं। वही डंक बेलर के बेटे वलार से मिलता है और उससे बात करता है। वलार अपने पिता की मौत से बहुत दुखी था। वो कहता है, मेरे पिताजी बहुत जवान थे, उनमें राजा बनने की पूरी काबिलियत थी, पता नहीं ऊपर वाले ने तुम्हारी जगह उन्हें क्यों ले गया। डंक जवाब देता है कि मैं खुद भी यही सोचता हूँ। कैंप में लौटने के बाद रेमंड डंक से मिलने आता है। डंक बोलता है, सब लोग बेलर की मौत का दोष मुझ पर दे रहे हैं। रेमंड बोलता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। फिर वो डंक को गले लगा लेता है। रेमंड इस बात से भी खुश है कि इस बार वो अपने भाई से जीत गया। तभी वहाँ पर लेडी रोवान आती है, जो रेमंड की पत्नी है। वो भी ये लड़ाई देखने आई थी और वो गर्भवती भी होती है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस मेकर डंक से मिलना चाहते हैं। डंक प्रिंस मेकर से मिलने पहुंचता है। मेकर बताता है कि वो एरियन को फ्री सिटीज की तरह भेज रहा है ताकि वो वहां जाकर थोड़ा ठीक हो सके। फिर वो कहता है, अब मुझे जिंदगी भर यही सुनना पड़ेगा कि मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की। डंक जवाब देता है, अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आप मेरे हाथ पैर कटवा देते। मैंने एक सवाल पेड़ से पूछा था, क्या मेरे हाथ पैर की कीमत एक राजकुमार की जान से कम है? मेकर पूछता है, और तुम्हें जवाब क्या मिला? डंक बोलता है, सर आर्लन कहा करते थे, क्या पता कोई ऐसा दिन आए जब मुझे इन पैरों की जरूरत पड़े। शायद रियासत को एक राजकुमार की जिंदगी से ज्यादा इन पैरों की जरूरत पड़े। इस पर मेकर जवाब देता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। रियासत के पास तुम्हारे जैसे बहुत से बंजारे योद्धा हैं। फिर वो आगे कहता है कि मेरा छोटा बेटा तुम्हें पसंद करता है। वो कहता है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और की सेवा नहीं करेगा, वो बहुत जिद्दी है। मेकर कहता है, तुम उसके गुरु बन जाओ, समर हॉल में तुम्हारे लिए जगह है। अगर तुम मेरी शपथ लोगे तो एगोन को ट्रेन कर पाओगे। वैसे भी तुम्हें भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। डंक जवाब देता है, मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन राजकुमारों से दूर रहना चाहता हूँ। उधर एगोन यानी एग ये सारी बातें सुन लेता है। ये सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद डंक एग से मिलता है। एग उसकी हालत देखकर पूछता है, क्या बहुत दर्द हो रहा है आपको? डंक उसे बोलता है, ये सब नहीं हो सकता, मुझे माफ कर देना। ये सुनकर एग बोलता है, आप वैसे योद्धा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी जाती है एक और फ्लैशबैक में। सर आर्लन अब अपने जीवन के आखिरी समय में होते हैं। डंक उससे पूछता है, आपने मुझे कभी शपथ क्यों नहीं दिलाई? क्या आपको लगा कि मैं भाग जाऊंगा या इसके पीछे कोई और वजह थी? सर आर्लन बिना कोई जवाब दिए चले जाते हैं। ये देखकर डंक रोने लगता है, पर तभी सर आर्लन वापस लौट आते हैं। प्रेजेंट में जब डंक खाना खा रहा होता है तभी डेरॉन उससे मिलने आता है। उसे देखते ही डंक गुस्से में बोलता है, तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? वो सब तुम्हारी वजह से मरे हैं। डेरॉन इसका कोई जवाब नहीं देता। वो बस पूछता है, क्या तुम एग को अपना शागिर्द बना रहे हो? डंक कहता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तब डेरॉन बोलता है कि मेरा भाई हमेशा से ऐसा नहीं था। डंक बोलता है, वो तो बस एक छोटा बच्चा है। डेरॉन कहता है, मैं एग की बात नहीं कर रहा, मैं एरियन की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि ये पागलपन की बीमारी माँ के पेट में ही पनपती है, लेकिन एरियन बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था। उधर एग अपने कमरे में अकेला होता है। तभी वो ध्यान देता है कि उसके सुनहरे बाल फिर से उगने लगे हैं। फिर वो एक चाकू लेकर अपने घायल भाई एरियन के कमरे की तरफ चला जाता है। तभी मेकर उसे देख लेता है। एग इसके बाद शांत हो जाता है और अपना चाकू नीचे रख देता है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि सर डंकन आए हैं। तभी वहाँ लेडी ग्वेन आती है और डंक से कहती है, मेरा जन्मदिन खराब करने के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानती। वो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे और तुमने जो किया वो सही किया। तभी मेकर भी वहाँ आता है और पूछते हैं, बताओ क्या बोलना चाहते हो? डंक बोलता है, मरने से पहले आपके भाई ने कहा था कि रियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैं एग को सिखाने को तैयार हूँ लेकिन समर हॉल में नहीं, और उसे भी शायद महल, राजकुमार वगैरह इन सब से दूर रहना चाहिए। मेकर पूछते हैं, और परिवार से भी दूर? डंक उनसे इजाजत मांगता है कि वो एग को एक बंजारे की तरह सिखाना चाहता है, लेकिन मेकर इसके लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि एग की रगों में ड्रैगन का खून है, वो तुम्हारी तरह जंगलों में नहीं सोएगा। डंक जवाब देता है, एरियन भी तो चांदी की थाली में अपना मनपसंद खाना खाता था, उसका क्या हुआ? ये सुनकर मेकर बोलता है कि एग मेरा आखिरी बेटा है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब डंक के जाने का समय आ चुका था। तभी वो देखता है कि उसका घोड़ा स्वीट फूट उसे वापस लौटा दिया गया है। रेमन वहां आता है और बोलता है, सुना है आप लायनल के साथ स्टॉरमेंट्स जा रहे हैं, वो जगह अच्छी नहीं है। मैंने सोचा अगर एक दोस्त आपके साथ रहे तो आपको अच्छा लगेगा। असल में रेमन ने स्वीट फूट को डंक के लिए खरीद लिया था, लेकिन डंक बोलता है कि वो लायनल के साथ नहीं जा रहा। वो फिर रेमन से पूछता है, तुम क्या करोगे? रेमन बोलता है, मेरे पिता शराब का कारखाना खोलने की सोच रहे हैं, शायद मैं वहीं काम करूंगा। आपको आपकी घोड़ी वापस मिल गई, आप खुश है ना? डंक बोलता है, अब ये मेरी नहीं है। फिर डंक स्वीट फूट को रेमन को दे देता है ताकि उसके पास रहकर वो घोड़ी अच्छा खाना और फल खा सके। इसके बाद डंक सर आर्लन की याद में उनका एक तांबे
तांबे का सिक्का उस बड़े ओक ट्री के तने में लगा देता है। तभी वहाँ एग आ जाता है और बोलता है, मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। डंक एग को अपना घोड़ा चेस्टनट दे देता है और बोलता है, मेरे घोड़े थंडर की सवारी कभी मत करना। अब दोनों फिर से एक बंजारे की तरह सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एग पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? डंक जवाब देता है, मुझे नहीं पता, 7 किंगडम्स में हम कहीं भी जा सकते हैं। एग बोलता है, यहाँ तो 9 राज्य हैं। फिर एग सारे राज्यों के नाम गिनाने लगता है। ये सुनकर डंक सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे 9 नाम पहले पता नहीं थे। दोनों अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। इधर अगले सीन में टारगेरियन परिवार भी एशफोर्ड से निकलने की तैयारी कर रहा था। मेकर अपने बेटे एग को ढूंढ रहा था और यहीं हमें पता चलता है कि एग खुद ही डंक के साथ चला गया। उसके पिता ने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। खैर, अब इसके बाद क्या होगा ये तो हम सीजन 2 में ही देखेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।